सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारी श्रृंखला 251 से शुरू है। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। कूलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? देखिए 251 नंबर है। कूलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? रोड कवि है, उद्योतन सूरी है, दामोदर शर्मा है और ज्योतिश्वर ठाकुर है। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, उद्योतन सूरी, रोड कवि और दामोदर शर्मा। क्वेश्चन पूछा आपसे, कूलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? सॉरी, हाँ जी, कूलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? बताइए। उद्योतन सूरी है। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? मैं ही बता देती हूँ आपको। कूलेमाला एक गद्य विधा की रचना है। उद्योतन सूरी इसके रचनाकार हैं। 9वीं शताब्दी की है और आदिकालीन है। आदिकालीन राजस्थानी भाषा में रचित है। क्या? कूलेमाला कथा। राउलवेल क्या है? एक चंपू काव्य है। क्या है? गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। रचनाकार कौन है राउलवेल के? रोड कवि। समय है 10वीं शताब्दी और पूर्वी हिंदी और अवधी भाषा इसकी। फिर उसके बाद में है, हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। रचनाकार इसके दामोदर शर्मा है और 12वीं सदी की है ये। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश ग्रंथ है ये। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। 14वीं शताब्दी की है। भाषा इसकी मैथिली है। ध्यान से समझते रहिए साथ ही। अद्यमान की रचना क्या है? अद्यमान को अब्दुल रहमान भी कहते हैं। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी? प्राकृत पैंगलम, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि और संदेश रासक। देखिए, अद्यमान की रचना है संदेश रासक, जबकि प्राकृत पैंगलम है लक्ष्मीधर की, जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार की और प्रबंध चिंतामणि है मेरू तुंग की। देखिए हम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, जो कि 13वीं सदी के आरंभ की रचना है। प्राकृत पैंगलम सुमति, जिसे याकोबी के अनुसार तो कौन है? सुमति हैं प्राकृत पेंगलम की। और लक्ष्मीधर किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। यहाँ पे समझिए, आपकी प्राकृत पेंगलम है ये 2 लोगों की रचना बताई है। याकोबी ने तो बताई है सुमति की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताई है लक्ष्मीधर की रचना है। कब की है? तो 14वीं शताब्दी की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, जो कि 12वीं सदी की है। प्रबंध चिंतामणि मेरू तुंग की है, जो कि 1304 ईस्वी की। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरहपा नहीं है, हेमचंद्र नहीं है, स्वयंभू नहीं है, सबरपा नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? आपसे पूछा है कि 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है। सभी को पता होगा हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र कौन सी शताब्दी के हैं? तो हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के, सरहपा 8वीं शताब्दी के और सबरपा भी। सरहपा, सबरपा और स्वयंभू तीनों क्या हैं? 8वीं शताब्दी के हैं, जबकि हेमचंद्र कौन सी शताब्दी के हैं? 11वीं शताब्दी के। चलिए देख लेते। 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है, ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। अन्य कवियों का समय और रचना इस प्रकार है। सरहपा दोहा कोश है 8वीं शताब्दी की। हेमचंद्र शब्दानुशासन है 11वीं शताब्दी की। सबरपा चर्यापद है 8वीं शताब्दी की और स्वयंभू पयुमचर्यु है किसकी? 8वीं शताब्दी की। पुष्पदंत का प्रबंध रचना कौन सी है? रिठनेमी चर्यु है, नय कुमार चर्यु है, पयुमचर्यु है और भविष्यत का है। देखिए रिठनेमी चर्यु और पयुमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। भविष्यत का कहा किसकी है? धनपाल की है। एक बचीन की नय कुमार चर्यु, ये किनकी है? पुष्पदंत की है। हाँ जी, देख लेते हैं हम। पुष्पदंत की प्रबंध रचना नय कुमार चर्यु है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार देखिए। रिठनेमी चर्यु, जिसे अरिअष्टिनेमी चरित भी कहा जाता है, ये स्वयंभू की रचना है। पयुम चर्यु, जिसे पद्य चरित भी कहा जाता है, स्वयंभू की रचना है, एक प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा या इसे सूर्य पंचमी भी कहा जाता है, ये किसकी है? धनपाल की रचना है। हाँ जी, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, बसंत विलास है और राउलवेल है। हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, वसंत विलास है, राउलवेल है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। किसने लिखी थी? तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखी थी। वर्णों को किस में पढ़ना है? हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, चलिए। हाँ जी,
मैथिली भाषा को मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ठीक है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। दोहा, कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। देखिए, दोहा कोश किसने लिखी? सरहप्पा ने लिखी। तो कौन सी शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी की। श्रावकाचार किसने लिखी? देवसेन ने। किसने लिखी श्रावकाचार? देवसेन ने लिखी। तो ये कौन सी शताब्दी के थे? देखिए, याद कीजिए, आप 933 थे तो 10वीं शताब्दी के भी। फिर संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। तो अब्दुल रहमान कौन सी शताब्दी के थे? 12वीं व 13वीं शताब्दी के थे। और कीर्तिलता किसने लिखी है? तो ये विद्यापति ने लिखे। तो ये 14वीं शताब्दी के हैं। तो देखिए, दोहा कोश सबसे पहले आएगा। हाँ जी। फिर 10वीं शताब्दी देवसेन की श्रावकाचार, संदेश रासक 12वीं शताब्दी। शायद इसका ए ही आएगा, यही ठीक है इसका। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। देखिए, सरहप्पा, देवसेन और अब्दुल रहमान और कीर्तिलता, इनके कवियों के हिसाब से आप याद कर लीजिए। अगर इनको रचना के बारे में नहीं पता तो आप जो इनके रचनाकार हैं उनके हिसाब से भी आप इनके अनुक्रम सही लगा सकते हैं। देखिए, चलिए देख लेते हैं हम इसमें क्या आंसर आएगा। हाँ जी, दोहा कोश 8वीं शताब्दी का है जो कि सरहप्पा का है। देखिए, श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है जो कि 933 की है। संदेश रासक 12वीं और 13वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान की है। कीर्तिलता 1323 में विद्यापति की है। देखिए, दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश रचना किसकी है? तो सरहप्पा की है। लेकिन दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने है। एक एक शब्द को मैं पढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसमें। हाँ जी, देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? तो कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी की। प्रति से प्रभ याद कर लीजिए आप। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो हमने याद किया था कि तंग मेरु तुंग जैनाचार्य। कुमारपाल चरित और हमीर रासो। देखिए, हमीर रासो किसकी है? सारंगधर की। और कुमारपाल चरित किसकी आएगी? तो कुमारपाल चरित आएगी। हमीर रासो किसकी है? हमीर रासो सारंगधर की है। हाँ जी, हमीर रासो किसकी है? सारंगधर की ही। और ये क्या आएगी? कुमारपाल चरित किसकी आएगी? हेमचंद्र जी की आएगी। देखिए, इसमें हम मिलान कर लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की। तो तीन तीन यही है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ए आएगा इसका ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आएगा? ए आंसर आएगा इसका। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं शताब्दी की है जो 1184 ईस्वी की है। किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। प्रबंध चिंतामणि 14वीं शताब्दी 1304 मेरुतुंगी की है। कुमारपाल चरित इसका समय सीमा नहीं दी गई है, हेमचंद्र की है। हमीर रासो किसकी है? हमीर रासो 1357 विक्रमी संवत सारंगधर की है। और परमाल रासो एक आला खंड है जो 1230 में जगनी की रचना है। ठीक है। हाँ जी, राठौड़ारी ख्यात विराट पुराण, पुष्यदंत और जीनदत्त सूरी। क्या है? राठौड़ारी ख्यात विराट पुराण, पुष्पदंत, जीनदत्त सूरी। और किस किस ने लिखे? तो राठौड़ारी ख्यात आपको पता ही होगा, दयालदास की है। दयालदास खिच्ची पूरा नाम था इनका। किसकी है? दयालदास खिच्ची की है। विराट पुराण किसकी है? तो विराट पुराण आपको पता ही होगा, गोरखनाथ की है। फिर है पुष्पदंत की, क्या है? तो पुष्पदंत की आएगी उत्तर पुराण। हाँ जी। फिर है जिनदत्त सूरी की क्या आएगी? उपदेश रसायन रास। और सारंगधर पद्धति आपको पता है किसकी है? सारंगधर की है। ठीक है। तो एक में पाँच कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। देखिए, 1 में 5 बी ऑप्शन में है। तो क्या आएगा? बी आएगा। ये देखिए, दयालदास खिच्ची की रचना राठौड़ारी ख्यात, ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। गोरखनाथ की है विराट पुराण, पुष्पदंत की है उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास जो 1114 ईस्वी की है। और सारंगधर की है सारंगधर पद्धति। देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? क्या है पूरक तत्व? वज्र है, अग्नि है, चित्र है, ज्ञान है। देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य होना मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना। ठीक है। ये देखिए,
हिंदी साहित्य में आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित सुनने का पूरक तत्व होता है ज्ञान। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा में प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार से साधक क्या करता है, शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 260 देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन है? राउलवेल है? नहीं, ये तो एक प्रशस्ति परक रचना है और चंपू काव्य है, गद्य पद्य। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हाँ जी यही होगी। 260 में क्या आएगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही आएगी। और ये किसकी है? ये पंडित दामोदर शर्मा की है, ठीक है। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, जो कि क्या थी? ये शब्दकोश है। और कूले माला किसकी है? तो कूले माला हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। कूले माला किसकी थी? उद्योतन सूरी की थी। आज थोड़ी तबीयत डाउन है, हाँ जी। काल कर्मानुसार संगति क्रम क्या होगा? कूले माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेल और कीर्तिलता। देखिए कुवले माला कब की रचना है? कुवले माला कब की रचना? तो देखिए उद्योतन सूरी की है। और ये कौन सी शताब्दी की है? 9वीं शताब्दी की है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की है और दामोदर कवि 12वीं शताब्दी के थे। फिर आती है आपकी राउलवेल रोड़ा कवि की थी और रोड़ा कवि कौन सी शताब्दी के थे? 11वीं शताब्दी के। और वहीं कीर्तिलता देखिए 14वीं शताब्दी की है ना। किसकी है? ये विद्यापति की है। तो देखिए सबसे पहले आएगी आपकी कुवले माला यहाँ है, लेकिन यहाँ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण आ गया। यहाँ पे कुवले माला है। फिर उसके बाद में 11वीं शताब्दी की राउलवेल है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी और कीर्तिलता 14वीं शताब्दी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका उत्तर बी। देख लेते हैं हम आगे। काल कर्मानुसार संगत क्रम इस प्रकार से होगा। कूले माला देखिए उद्योतन सूरी की है, कौन सी शताब्दी की है? तो 9वीं शताब्दी की, ठीक है। राउलवेल रोड़ा कवि की है और कब की है? 11वीं शताब्दी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है और 12वीं शताब्दी का है। किसका है? दामोदर शर्मा का। कीर्तिलता विद्यापति की है और कौन सी शताब्दी की है? 11वीं शताब्दी। कीर्तिलता और कीर्तिपिता का विद्यापति की अवहट की रचनाएं। देखिए काल क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं और विद्यापति। देखिए हम इनके काल क्रम को देख लेते हैं किस प्रकार से और सबसे पुराने कौन होंगे। देखिए आदिकाल के कवि माने जाते हैं विद्यापति, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही लगा लीजिए कि ये आएंगे सबसे पहले विद्यापति। फिर भी हम देख लेते हैं, विद्यापति का काल बताया है 1350, सूरदास जी का जन्म बताया 1478। ये अष्टछाप में सबसे नहीं, इनसे पहले कुंभन दास हैं, दूसरे नंबर के हैं। फिर क्या है? तुलसीदास का जन्म क्या बताया? 1532 और बिहारी का है 1595। तो इनमें सबसे छोटे कौन हैं? बिहारी हैं, क्योंकि इनका जन्म सबसे बाद में हुआ है। और सबसे बड़े कौन हैं? विद्यापति हैं। तो सबसे पुराने कवि कौन हुए? आदिकाल के कवि विद्यापति हुए, ठीक है। अगर आपको इनका डेट ऑफ बर्थ, इनकी जन्म याद भी नहीं है तो ऐसे देख सकते हैं। आदिकाल पहले आया तो आदिकाल के कवि थे विद्यापति, तुलसीदास थे राम भक्ति शाखा के, बिहारी थे रीति सिद्ध और सूरदास थे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। तो सूरदास आएंगे पहले, फिर तुलसीदास और बिहारी रीतिकाल से संबंधित है। तो रीतिकाल बाद में आता है, भक्तिकाल पहले, उससे पहले आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल, उसके हिसाब से लगा लीजिए आप, उत्तर तक पहुंच जाएंगे आप। देखिए कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। निम्नलिखित कवियों का कालक्रमानुसार इस प्रकार है। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी, सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कण्हपा और चुनकर नाथ। तो नाथ पंथों में कौन नहीं है? कण्हपा नहीं है। क्यों नहीं है कण्हपा? क्योंकि कण्हपा है वो सिद्धों में गिने जाते हैं। 84 सिद्धों में कौन आते हैं? कण्हपा आते हैं। तो ये नाथ में नहीं आएंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या 9 है। इसमें गोरखनाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं,
जलंधर नाथ हैं, चौरंगी नाथ हैं, गोपी चंद्र हैं, भरथरी हैं, चुनकर नाथ हैं और जलंधरी पाव आदि हैं। नाथ साहित्य का विकास किया है। कणप्पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। गोरखबाणी नामक पुस्तक है, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो प्रयाग से हुआ था। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? छप्पियों का राजा का शिवसिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आएगा? शिवसिंह सरोज में कहा गया है। चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा शिवसिंह सिंगर कृत शिवसिंह सरोज में कहा गया है। चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा किसमें कहा गया? तो शिवसिंह सिंगर के द्वारा लिखी गई जो शिवसिंह सरोज है उसमें कहा गया है। वीरस के साथ साथ चंद्रबरदाई नक्शिक वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिवसिंह सरोज ने उन्हें छप्पियों का राजा भी कहा है। हाँ जी, देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। मुनि जिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है? 266। क्या कहा कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं, काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम भी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा जो 1944 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में। हाँ जी, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंदी साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में थी। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था। यही गलत है डी, क्योंकि सिद्ध साहित्य है उसका प्रणयन किस भाषा में हुआ था? संध्या भाषा में हुआ था। ठीक है, किस भाषा में हुआ था? संध्या भाषा में। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के संबंध में गलत कथन है। सहज वाणियों की भाषा संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवंट में हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना सरहपाद को? राहुल सांकृत्यायन ने माना। सरहपाद की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। सिद्ध कवियों ने सहज साधना, गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किसने किया है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया है। और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने ही 84 सिद्धों में प्रथम कवि हिंदी का किसे माना है? सरहपाद को माना है। ठीक है, और जो दोहा कोश है उसका संकलन, उनका संपादन किसने किया था? तो दोहा कोश का संपादन आपको पता ही होगा, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है, दोहा कोश रचना किसकी? सरहपा की है। और जो दोहा कोश की संपादन है वो किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ओके, हाँ जी। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए, मत्स्येंद्र नाथ है। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है।
मत्स्येंद्र नाथ कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन भी किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। और डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने एक दोहा कोश का भी संपादन किया है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी? खुमान रासो है, ढोला मारूरा दोहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है और जय मेघ जस चंद्रिका। कौन सी है? 269 में। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनकी कृति भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने पहले कवि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो शालिभद्र सूरि को माना है। और उनकी रचना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी की प्रथम रचना माना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का है, नाथ साहित्य का है, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। 270 में। तो चारण साहित्य रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। चारण साहित्य रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई थी। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज गिरिसन ने, रामकुमार वर्मा ने। तो किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है, जबकि गिरिसन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को चारण काल गिरिसन ने कहा है और चारण काल और संधि काल जो रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं था। क्या नहीं था? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और सिख साहित्य। तो सिख साहित्य नहीं था। 272 में क्या आएगा? सिख साहित्य यहाँ पे नहीं था। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। संत काव्य के धारा में अनेक सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं। जो सिख साहित्य है वो किसके अंतर्गत आता है? संत काव्य धारा के। जो ज्ञानेश्वरी शाखा है जिसमें सूफी और संत हैं, उसमें संत काव्य धारा के अंतर्गत आता है। आदिकालीन साहित्य, क्वेश्चन नंबर 273। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? शांत, हास्य, करुण और वीर। तो कौन सा था? वीर रस था। ठीक है, इसमें वीर रस आएगा। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? वीर रस था। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू ने पयुम चर्यु, पदम चरित बोलते हैं जिसे, ऋषनेमी चर्यु जिसे अरिष्टनेमी चरित बोलते हैं, हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू चंद नामक ग्रंथों की रचना की है। पयुम चर्यु में राम की कथा है और अरिष्टनेमी चरित में, हरिवंश पुराण में कृष्ण की। ठीक है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। अपनी रामायण पयुम चर्यु के केवल 5 कांड रखे और उनका नाम लिखा वाल्मीकि रामायण से मिलता है। केवल 5 कांड रखे और उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बाल कांड का नाम क्या नाम दिया है? विद्याधर कांड नाम रखा है। अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा है। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल हैं
जिन्होंने भविष्यत कहा लिखा था नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज गिरिसन ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। तो किसने दिया है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो वीर गाथा काल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आदि काल को वीर गाथा काल नाम देने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें सिद्ध साहित्य का सिद्ध सामंत काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा है। चारण काल और किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरिसन ने भी चारण काल कहा है। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। जो राज्याश्रित कवि होते थे वो फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरितों और गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विश्वल देव के, महाराजा प्रताप के और महाराजा पृथ्वी सिंह के। तो किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। चंद्रबरदाई महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया है। जयचंद को देशद्रोही के रूप में स्वीकार किया है, जबकि जगनिक ने आलखंड परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की है, जगनिक की है, मुल्ला दाऊद इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाह को उल्लेख है। महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो और आलखंड नामक काव्य की ग्रंथ की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन नामक काव्य की रचना की है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग और सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का संसर्ग महामुद्रा कहलाती है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी में सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। इसमें महामुद्रा के व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगियों जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना की पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं हिंदी के प्रथम कवि, जिन्हें सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। देखिए, सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। किस किस का? कर्म मुद्रा का, धर्म मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा का और महामुद्रा का।
ठीक है। आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ का वर्णन कहाँ पे मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, कुमान रासों में और हमीर रासों में। किस में मिलता है? तो परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। परमाल रासो 1230 या इसे आला खंड की रचना जगनिक ने की है। इसमें आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है। यह वीर गीत काव्य है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? कौन है? आदिनाथ हैं, मच्छंद्र नाथ हैं, चुनकर नाथ हैं और गोरखनाथ हैं। तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ है। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। मच्छंद्र नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो मच्छंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना है। देखिए, गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना है। ठीक है, गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में क्या माना है? स्वयं शिव माना है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसराई, खने खन वसन धूलि तन भरई। खने खन नयन कोन अनुसराई, खने खन वसन धूलि तन भरई। किसकी है? विद्यापति की है, वल्लभाचार्य की है, विठलनाथ की और निम्बकाचार्य की। किसकी है? तो विद्यापति की है। किसके कथन है? किसकी पंक्तियां हैं? तो विद्यापति की पंक्तियां हैं। देखिए, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? उक्त पंक्तियां कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? शालिभद्र सूरी को, पुष्यदंत को, कनकामर को और धनपाल को। तो अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। देखिए, पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं, जो 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे। क्या थे? शैव थे वो। पुष्यदंत क्या थे? शैव थे। किंतु बाद में वे अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए थे। पुष्यदंत बाद में क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। वे अपने आप को अभिमान मेरु भी कहा करते थे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, स्थूली भद्ररास है, राहुल वेल है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य क्या है? राहुल वेल है, जो रोड़ा कवि की है। राहुल वेल कवि रोड़ा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है, जबकि स्थूली भद्र रास है वो जीन धर्म सूरी का है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है? कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? देखिए, वीर गाथा काल है, गद्य काल है, सिद्ध सामंत काल है, चारण काल। गद्य काल नहीं है। गद्य काल नाम किसका है? आधुनिक काल का है। ठीक है, गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है, अपितु गद्य काल को तो आधुनिक काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा तो 1843 से शुरू है और अब तक चली आ रही है। आदिकाल के नामकरण इस प्रकार से हैं। आज हम बस यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, चारण काल किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रारंभिक काल नहीं आएगा, यहाँ पे आरंभिक काल आएगा। आरंभिक काल किसका? मिश्र बंधुओं का है। बीज वपन काल किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। वीर गाथा काल नाम किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यान ने दिया है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। संधि और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। चारण काल किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और आधार काल सुमन राज्य और मोहन अवस्थी ने दिया है। बस आज हम यही तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।